आप सबको नमस्कार। मैं धीरज कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास का एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ये दोनों ही आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम इस चैप्टर का सबसे लास्ट लेक्चर देखेंगे जो कि लेक्चर नंबर 3 होगा। तो स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है जैसे कि अगर मेरे को खुशी एक्सप्रेस करना है तो मैं कैसे करूँगा, हंस के करें। या फिर आपको अगर दुख जाहिर करना है या फिर खुशी एक्सप्रेस करना है तो आप हंस के, या फिर अगर दुख को एक्सप्रेस करना है तो रो के एक्सप्रेस किया जाता है, उसी को एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे है जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेस कब करेगा, कैसे पता चलेगा कि जीन एक्सप्रेस कर रहा है? तो जब जैसे mRNA बनेगा और उस mRNA से जब प्रोटीन बनने लग जाएगा तो हम बोलेंगे जीन एक्सप्रेस कर रहा है। अब हमको इस चैप्टर में बेसिकली इस टॉपिक में हम लोगों को समझना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब इस जीन को जो एक्सप्रेस करेगा उसका रेगुलेशन करने की भी ज़रूरत है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों है। देखिए, हमारी बॉडी में ना बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स से बना है हमारा पूरा बॉडी। अब ये जो सेल होते हैं उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 30,000 करीब जीन होते हैं। अब ऐसे देखो कि अगर अब इसको रेगुलेट नहीं किया जाए, इस 30,000 जीन से हमेशा mRNA बनता रहेगा और हमेशा प्रोटीन बनता रहेगा। और आपको जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, काफ़ी एनर्जी लगती है जीन को एक्सप्रेस करने में, यानी कि जीन से mRNA बनने में और mRNA से प्रोटीन बनने में। तो ऐसे अगर देखेंगे तो काफ़ी एनर्जी खर्च हो जाएगा, इसलिए इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। अब कैसे इसको रेगुलेट करेंगे, इसी के बारे में हम लोगों को समझना है। प्रोकैरियोट्स और इन यूकैरियोट्स में देखें तो हम जीन एक्सप्रेशन को कैसे रोक सकते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो जब डीएनए से आरएनए बनेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जब होगा, वहाँ पे हम इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। या फिर ट्रांसलेशन के लेवल पे रोक सकते हैं, यानी कि आरएनए से जब प्रोटीन बनना हो तो वहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। यानी कि प्रोकैरियोट्स में दो ऐसे जगह हैं विच इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। लेकिन वही अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे कहाँ हम रोक सकते हैं, किस किस लेवल पे रोक सकते हैं। जब डीएनए से hNRNA बनेगा, यानी कि इनमेच्योर आरएनए बनेगा, तो वहाँ पे रोक सकते हैं। जब hNRNA से mRNA बनेगा, यानी कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्टेज जो मॉडिफिकेशन है उस बेसिस पे भी हम रोक सकते हैं, उस लेवल पे बेसिकली हम रोक सकते हैं। और mRNA से जब, अब देखिए यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जो mRNA बनता है वो न्यूक्लियस में बन जाता है, फिर इसको साइटोप्लाज्म में जाना पड़ता है, ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसफ़र होना पड़ता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि जब न्यूक्लियस में mRNA बन जाएगा तो हम जब ये साइटोप्लाज्म में जाएगा तो उसको ट्रांसफ़र लेवल पे रोक सकते हैं, यानी कि हम न्यूक्लियस से जो mRNA जाएगा साइटोप्लाज्म में, हम वहाँ उस लेवल पे रोक सकते हैं। या फिर जब ये ट्रांसलेशन होगा, एक्चुअली में जब mRNA प्रोटीन बनाएगा ट्रांसलेशन से, जिसको ट्रांसलेशन कहा जाता है, उस लेवल पे भी रोक सकते हैं। यानी कि 2 लेवल पे हम प्रोकैरियोट्स में रोक सकते हैं और करीब 4 लेवल पे हम करीब यूकैरियोट्स में इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। ये तो समझ में आ गई कि हम प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में कहाँ रोक सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। अब इसके लिए हमको समझना पड़ेगा एक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को, लैक ओपेरॉन मॉडल को समझना पड़ेगा। एक जेनेटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रांसिस जैकब, और एक बायोकेमिस्ट भी इनके साथ थे, जैक मोनार्ड। इन दोनों यानी कि जैकब और मोनार्ड ने इस लैक ओपेरॉन मॉडल को दिया था पहली बार। अब इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया। अब ई कोलाई बैक्टीरिया को अगर आप शुगर में डाल दोगे ना, तो शुगर को आराम से वो एब्जॉर्ब करेगा और उससे सारा एनर्जी लेगा और अपना ग्रो करेगा। लेकिन जब हम उसको लैक्टोज मीडियम में डाल देंगे तो लैक्टोज को वो जब एब्जॉर्ब करेगा तो उसके लिए उसको परमिएज एंजाइम चाहिए। फिर लैक्टोज को तोड़ेगा वो किस में, एक तो पहले उसको तोड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो उसके लिए भी एंजाइम चाहिए जिसको बेसिकली बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बोलते हैं, उसको हम आगे समझने वाले हैं। कहने का मतलब ये है जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तब इन सब चीज़ों को ये बनाएगा, इस सब एंजाइम को वो इकोलाई यूज करेगा, अपने बॉडी से सिक्रीट करेगा ताकि वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करे, उस खाना पीना जो लैक्टोज मीडियम में डाला गया है उसको यूज कर सके अपने ग्रोथ के लिए। लेकिन जब हम उसको शुगर ही डालेंगे, डायरेक्ट उसको ग्लूकोज मीडियम में ही रखेंगे, उसको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। तो यहाँ पे हम पहले ये समझते हैं, यहाँ पे आपको 2 मैं केस बताता हूँ। पहला केस तो होगा इफ़ लैक्टोज एब्सेंट या फिर यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, यानी कि लैक्टोज की हम बात करेंगे। यानी कि अगर लैक्टोज एब्सेंट होगा तो इसको ज़रूरत है। अब कैसे होगा इसको हम समझते हैं। उससे पहले आप समझिए कि एक स्ट्रक्चरल जीन होता है। अब स्ट्रक्चरल जीन में एक होता है जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। जेड जीन, वाई जीन, ए जीन। अब यहाँ पे इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा
और ट्रांसक्रिप्शन होगा ना, तो होता क्या है ना कि पॉलीसिस्टोनिक जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया में एक पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन मिलता है और हम लोगों में मोनोसिस्टोनिक कंडीशन मिलता है। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब होता है कि एक ही mRNA से बहुत सारे, मतलब एक से ज़्यादा जब प्रोटीन बनने लग जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। और मोनोसिस्टोनिक का मतलब होता है जब स्ट्रक्चरल जीन से mRNA बनेगा तो एक mRNA से एक ही जब प्रोटीन बनने लग जाए तो उसको बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक कंडीशन। और जब एक mRNA से बहुत सारे या फिर एक से ज़्यादा प्रोटीन बनने लग जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। तो जो ई कोलाई होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चरल जीन जो होगा, एक जेड जीन होगा, वाई जीन होगा, ए जीन होगा। जैसे कि आप NCERT में देख पा रहे होंगे, NCERT ने इसका पिक्चर भी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो इस जीन से ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA बनेगा, इसको लैक mRNA ही बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे ई कोलाई है, प्रोकैरियोट्स है, तो पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन मिलेगा। तो ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बनेगा वो एक से ज़्यादा प्रोटीन बनेगा। तो 3 टाइप के प्रोटीन बनते हैं यहाँ पे। जेड जीन से बनता है बीटा ग्लैक्टोसिडेज, वाई जीन से बनता है परमेज एंजाइम और ए जीन से बनता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। अब जो ZYA ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, उससे पहले प्रमोटर होगा, उसके बाद में टर्मिनेटर होगा। अब ये जो प्रमोटर है, इस प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में एक ऑपरेटर भी होता है। और ये जो प्रमोटर है, इसके पहले एक, अब इसको आर जीन या फिर आई जीन बोलते हैं या फिर इसको रेगुलेटरी जीन भी बोलते हैं। और इससे हमेशा mRNA बनता रहता है। अब यहाँ पे मोनोसिस्टोनिक कंडीशन नहीं मिलता है, यानी कि एक जीन से एक mRNA ही बनेगा और एक mRNA से यहाँ पे एक ही प्रोटीन बनता है। अब इस रिप्रेसर यहाँ पे mRNA बनता है, यानी कि रेगुलेटरी जीन से यहाँ पे रिप्रेसर mRNA बनता है और रिप्रेसर mRNA से रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। ये हमेशा बनते रहता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब इस ई कोलाई को, यानी कि इस ई कोलाई बैक्टीरिया को जब लैक्टोज अब्सेंट है, यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज मीडियम में इसको डाला गया है, इसको एक्सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको कोई भी एंजाइम की बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस मीडियम में आसानी से उस मीडियम को एब्जॉर्ब कर लेगा और ग्रो कर पाएगा। अब चूंकि इसको कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको ये जो बीटा ग्लैक्टोसिडेज है, परमीज है, ट्रांस एसिटाइलेज है, ये सब एंजाइम बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, यहाँ पे ना ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत है, ना ही ट्रांसलेशन की ज़रूरत है। तो चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया, जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें किसी भी लेवल पे आप कट कर सकते हो इस एक्सप्रेशन को, या फिर आप ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे इसको कट कर दो या फिर इसको ट्रांसलेशन लेवल पे कट कर दो। तो इसको ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही कट किया जाता है। कैसे किया जाता है? ये जो रेगुलेटरी जीन से जो रिप्रेसर mRNA बन रहा है और इस रिप्रेसर mRNA से जो रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ना, ये ऑपरेटर से आकर के जुड़ जाता है। ये जो प्रमोटर्स है, उससे बाद में जो ऑपरेटर्स है, यानी कि ऑपरेटर्स कहाँ होता है? इस प्रमोटर्स और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में होता है। इस ऑपरेटर्स के बीच में ये अटैच हो जाता है और जैसे ही ये अटैच हो जाता है, ये आगे का सिग्नल को ऑफ कर देता है, यानी कि स्विच ऑफ कर देता है। जो जेड जीन हो गया या फिर वाई जीन हो गया या फिर ये जो ए जीन हो गया, ये तीनों से ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। और जब ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा तो कोई ना एंजाइम बनेगा, ना ही ये बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम बनेगा, ना ही परमीज एंजाइम बनेगा और ना ही ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनेगा। ये तो हो गई आपकी जब ये स्विच ऑफ हो जाता है, जब इसको लैक्टोज अब्सेंट मीडियम में डाला जाता है। लेकिन अगर जब इस लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा, जब इसको लैक्टोज वाले मीडियम में इस ई कोलाई को डाला जाएगा, तब तो इसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जब ज़रूरत होगा तो जीन अपने आप एक्सप्रेस करेगा और जब ज़रूरत नहीं होगा तो जीन को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक लेक ओपेरन एक कॉन्सेप्ट है, एक एक्सपेरिमेंट है, जिससे आप ये साबित हो सके कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैसे काम करता है। वहीं अगर हम देखें तो इफ़ लैक्टोज प्रेजेंट होगा दूसरा कंडीशन, तो कैसे काम करता है? सेम चीज़ वही होगा, वहीं पे जेड जीन होगा, वाई जीन होगा, ए जीन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA बनेगा। फिर वही बात है, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन मिलेगा, जिसमें यहाँ पे आपको बीटा ग्लैक्टोसिडेज मिलेगा, परमीज एंजाइम मिलेगा और ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम मिलेगा। अब चूंकि लैक्टोज जब आएगा ना, तो इस लैक्टोज को सबसे पहले एब्जॉर्ब करने के लिए एक परमीज एंजाइम निकलता है। अब ये जो परमीज एंजाइम है, इस लैक्टोज मीडियम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद फिर इसको तोड़ा जाता है, लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज ही बोला जाता है। अब ये जो एलोलैक्टोज है ना, और ये कंटिन्यू जो रिप्रेसर जो mRNA बन रहा है और उससे जो हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनता जा रहा है रेगुलेटरी जीन से। ये जो रिप्रेसर अभी हमने देखा था, लैक्टोज जब एब्सेंट था, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन ये ऑपरेटर से आकर के अटैच हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये ऑपरेटर से अटैच नहीं होगा,
ये ना एलोलैक्टोज के साथ जाकर के अटैच हो जाता है, और जैसे ही एलोलैक्टोज के साथ ये अटैच होगा आगे का सिग्नल स्विच ऑन हो जाएगा, और फिर ये जो एमआरएनए से ये बीटा ग्लैक्टोसिडेज, परमिएज एंजाइम या फिर ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम कंटिन्यू बनना शुरू हो जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये परमिएज एंजाइम पहले कहाँ से आ गया? ये परमिएज एंजाइम तो वाई जीन से बनता है। अब जब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन होने के बाद ही ना परमिएज एंजाइम बनेगा। तो पहले से यहाँ पे परमिएज एंजाइम कैसे रखा हुआ है? एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है दिस इज बियॉन्ड द लेवल ऑफ डिस्कशन एट योर लेवल। तो हम इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ लेवल पे परमिएज एंजाइम हमेशा बनते रहते हैं। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि होगा सबसे बड़ा टॉपिक होगा बेसिकली अगर हम देखें इस चैप्टर का, तो होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में देखें तो ये काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट था। अब ये जो स्टार्ट हुआ था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा स्टार्ट हुआ था। 1990 में इसको स्टार्ट किया गया था, इसकी सिक्वेंसिंग के लिए, ह्यूमन जीनोम की सिक्वेंसिंग के लिए जो स्टार्ट हुआ था वो 1990 में स्टार्ट हुआ था। वेलकम ट्रस्ट जो थी वो यूके की, यूनाइटेड किंगडम की जो ट्रस्ट थी जिसको वेलकम ट्रस्ट बोला गया था, वो उन्होंने ज्वाइन किया था शुरुआत में। एक्चुअली ये मेजर पार्टनर भी रहा था, फिर बाद में जाकर के जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, सम अदर कंट्रीज भी इसको ज्वाइन किया था फिर बाद में जाकर के। ये ऐसा एक्सपेक्टेड था कि ये कंप्लीट हो जाएगा 2005 में, लेकिन ये कंप्लीट हो गया 2003 में। लगभग 13 साल में ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया गया। 2003 में ये कंप्लीट कर लिया गया जैसे कि, लेकिन एक यहाँ पे ऐसा था जो 2006 में हुआ, जो क्रोमोसोम नंबर 1 था ना, उसकी सीक्वेंसिंग बाकी थी, वो मई 2006 में जाकर के वो भी कंप्लीट हो गया था। अब इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें देखें तो जो सीक्वेंसिंग करनी थी, कितने भी न्यूक्लियोटाइड है, उसकी सीक्वेंसिंग क्या है, कितने टाइप का अमीनो एसिड, हर चीज़ पता करना था इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। अगर हम देखें तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 3 बिलियन बेस पेयर के बारे में पढ़ना था, क्योंकि आपको पता है 3 × 10⁻9 बेस पेयर होता है ह्यूमन की जीन में। अगर इसको कैलकुलेट करोगे आप तो यहाँ पे 3 बिलियन बेस पेयर आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा अगर आप इसकी कॉस्टिंग लगाओगे ना तो ये आपको लगेगा कि हाँ ये मेगा प्रोजेक्ट वाकई में था। अगर आपको एक ऐसा बुक चाहिए जिसमें 1000 पन्ना हो और हर पन्ने में आपको 1000 लेटर लिखना हो, अब उसकी सीक्वेंसिंग करोगे तो उसका वही ATGC लिखते जाओगे ना, तो आपको ऐसा 3300 बुक लगेगा जिसमें 1000 पन्ना हो, और उस 1000 पन्ने में आपको एक एक पन्ने में 1000 लेटर लगेगा, तब जाकर के आपकी ये सीक्वेंसिंग कंप्लीट होगी। एक बेस पेयर के लिए ना $3 लग रहे थे, यानी कि अगर आप एस्टिमेट करोगे तो यहाँ पे $9 बिलियन खर्च होने वाला था, इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। इतना इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत बड़े बड़े काफ़ी स्पीड वाला कंप्यूटेशनल डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, ताकि उसका स्टोरेज हो सके, रिट्राइवल हो सके, एनालिसिस हो सके, इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट भी कहा गया। अब इसका बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी एक टर्म आता है। बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है जब भी आप बायोलॉजिकल चीज़ में कोई हाई कंप्यूटेशनल डिवाइस को यूज करोगे ना, उसके स्टोरेज के लिए, उसके एनालिसिस के लिए, उसके रिट्राइवल के लिए, तो वहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का बेसिकली मतलब यही होता है, यूज़ ऑफ हाई स्पीड ऑफ कंप्यूटेशनल डिवाइस फॉर डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल एंड एनालिसिस। अब समझते हैं हम जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसका गोल क्या था। इसका जो गोल था ना, बेसिकली 20 से 25 हज़ार जीन्स जो थे वो ह्यूमन DNA के अंदर थे। फिर बाद में जाकर के ये पता चला कि 30,000 बेसिकली जीन होता है। इतना बड़ा डाटा है तो उसको स्टोर करना है, उसके इन्फॉर्मेशन में एक डाटाबेस बनाना है बेसिकली। फिर अगर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो इम्प्रूव करना पड़ेगा टूल्स को, फिर डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में, किसके लिए आप बना रहे हो, किसी इंडस्ट्री में डालने के लिए, देने के लिए, फिर उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको काफ़ी महंगे महंगे डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। तो ह्यूमन जीनोम पे आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इसमें आपको बहुत सारे इशूज़ आएंगे, लाइक एथिकल इशू आएगा, लीगल इशू आएगा, सोशल इशूज आएगा। इन सबको भी एड्रेस करना है, तब जा कर के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे देखें ना, तो ह्यूमन के अलावा भी कुछ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म पे भी इसका सिक्वेंसिंग किया गया था। अब इसका सिक्वेंसिंग किस पे किया गया था? जिससे बैक्टीरिया पे सिक्वेंसिंग की गई थी, ईस्ट पे किया गया था, सिनोरेबिडाइटिस पे किया गया था। ये एक राउंड वर्म है, ये नॉन पैथोजेनिक होता है, यानी कि बीमार नहीं करता है, फ्री लिविंग होता है। निमेटोड भी इसको बोलते हैं बेसिकली। ड्रोसोफिला जिसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। उसके बाद देखिए तो प्लांट्स में राइस पे हुआ था, एराबिडोप्सिस पे हुआ था। क्या मेथड यूज़ किया गया था? अब यहाँ पे ना 2 टाइप का अप्रोच होगा आपको। अब कौन सा अप्रोच होगा? देखिए आपको जैसे कि मैंने बताया था, जब mRNA से जब प्रोटीन बन रहा था, तो जो mRNA बनता है उसमें ना प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक्सॉन रहता है जो फंक्शनल होता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें एक्सॉन इंट्रॉन ये दोनों ही होते हैं, फंक्शनल वाला भी और नॉन फंक्शनल वाला भी, मतलब जंक पार्ट भी रहते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप एक्सॉन इंट्रॉन दोनों की सिक्वेंसिंग करो, या फिर आप सिर्फ एक्सॉन की ही सिक्वेंसिंग करो।
तो जो सिर्फ एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों की सीक्वेंसिंग किया जाएगा उसको सीक्वेंस एनोटेशन कहा गया। और जब सिर्फ आपको एक्सॉन की सीक्वेंसिंग करनी होगी तो उसको बोला गया एक्सप्रेड सीक्वेंस टेक्स्ट EST। तो साइंटिस्ट ने ऑब्वियस है कि उन्होंने एक्सॉन इंट्रॉन दोनों को ही चूज किया, उन्होंने सीक्वेंस एनोटेशन को ही बेसिकली चूज किया था। अब सीक्वेंसिंग में बेसिकली अगर देखें यहाँ पे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। अब डीएनए को कैसे आइसोलेट किया जाता है, ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको और अच्छे से पता ही होगा। फिर इसको फिर रैंडमली फ्रैगमेंट्स किया जाता है फिर स्मॉल साइज में। अब इस स्मॉल साइज को फिर होस्ट के अंदर डालेंगे। अब होस्ट के अंदर डालेंगे और वेक्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी। बेसिकली यहाँ पे जो होस्ट लिया गया था ना वो बैक्टीरिया और ईस्ट लिया गया था, यानी कि डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए जो होस्ट लिया गया था वो बैक्टीरिया और ईस्ट लिया गया था, और जो वेक्टर्स लिया गया था वो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसको शॉर्ट में BAC भी बोलते हैं, और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसको शॉर्ट में YAC भी बोलते हैं। आई होप आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और अगर नहीं समझ में आई तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा बायोटेक्नोलॉजी पे उस चैप्टर पे, तो आपको वहाँ पे मैं अच्छे से समझा दूंगा। अब यहाँ पे बहुत सारे चैलेंज थे, बहुत सारे टास्क थे जिसको कंप्लीट करना था। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो फिजिकल मैपिंग करनी थी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो सबका जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो होता है ना वो डीएनए सबका अलग अलग होता है, यानी कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ये इसलिए देखने को मिलता है, यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और दूसरा आता है म्यूटेशन, यानी कि जब म्यूटेशन होता है इसलिए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंट्स भी पॉसिबल है, इसलिए जेनेटिक मैपिंग भी पॉसिबल है। और चूंकि डीएनए फिंगरप्रिंट्स पॉसिबल है, जेनेटिक मैपिंग करना पॉसिबल है, इसलिए फॉरेंसिक भी पॉसिबल है। फॉरेंसिक लाइक आपने देखा होगा किसी मूवी वगैरह में जब क्राइम सीन होता है तो वहाँ पे फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, और इसलिए फिर पैटर्निटी केस भी सॉल्व हो जाता है। अगर कोई डिस्प्यूट है किसी में कि मेरा अपना बच्चा है कि नहीं है, तो वहाँ पे देखते होंगे कि जो पैटर्निटी केस होता है उसको भी सॉल्व किया जाता है इसी डीएनए फिंगरप्रिंट्स के द्वारा। अब हम लोग समझते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। अब जो ह्यूमन जीनोम जो कंटेंट्स करता था ना, ये करीब 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट करता था। टोटल नंबर ऑफ जीन जो था वो करीब 30,000 आया, और जो एवरेज जीन कंसिस्ट जो था करीब 3000 बेस पेयर था। और जो सबसे बड़ा जो जीन था वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का था, जो एक्स क्रोमोसोम पे मिलता है, वो करीब 2.4 मिलियन बेसिस थे उसमें। 99.99 जो % जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना वो सेम होता है। मात्र जो वेरिएशन देखने को मिलता है ना अलग अलग इंसानों में, मात्र वो 0.1% में देखने को मिलता है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। आगे मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। अगर आप देखें ना तो फंक्शन ऑफ ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन आर नोन। अब क्रोमोसोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन था करीब 2968, और Y हैज़ द फ्यूएस्ट, लगभग करीब 231 यहाँ पे था जीन। बेसिकली अगर देखें तो लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर द प्रोटीन, लगभग 2% ही ऐसे जीनोम थे जो प्रोटीन के लिए कोड करता था। अब यहाँ पे वेरी लार्जर पोर्शन फॉर ह्यूमन जीनोम। अब जो लार्जर जो पोर्शन था ना किसी भी ह्यूमन जीनोम में वो रिपीटेटिव सीक्वेंस था। रिपीटेटिव मतलब वो काफ़ी बार रिपीट हो रहा था। अब वहीं अगर देखें तो अबाउट 1.4 बिलियन लोकेशंस हैव सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस, इसी को बोला जाता है SNPs, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर इसको आप शॉर्ट्स में SNPs भी बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट्स के बारे में। अब इसका पहले हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले सर एली जेफरिस ने 1984 में इसको डेवलप किया था, डीएनए फिंगरप्रिंट्स टेक्निक को। फिर जो इंडिया में अगर हम बात करें तो डॉक्टर कश्यप और डॉक्टर लालजी सिंह ने इस फिंगरप्रिंट्स को जो टेक्निक है इसको इंडिया में लॉन्च किया था। अगर देखें तो इंडिया में अगर देखें तो इसका जो सेंटर है फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स वो बेसिकली हैदराबाद में है, जिसको CDFD बोलते हैं, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स एंड डायग्नोसिस। लगभग जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था 0.1% डीएनए जो होता है वो डिफरेंट होता है। 99.99% जो बेसिकली होता है ना वो जो होता है सेम ही होता है। मात्र 0.1% डीएनए डिफरेंट होता है हम सारे इंसानों का, और ये बहुत बड़ा नंबर है। आप इसको जब कैलकुलेट करोगे 3.3 × 10⁹ बेस पेयर है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 0.1% से तो ये आपको करीब आएगा 3 मिलियन बेस पेयर, यानी कि हम सारे जो इंसान हैं उनमें 3 मिलियन बेस पेयर डिफरेंट है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। अब इसका बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे ना आपको देखिए एक चीज़ समझना है। देखिए एक होता है टेंडम रिपीट्स। टेंडम रिपीट्स का मतलब होता है रिपीटेटिव डीएनए। कहीं पे आपको रिपीटेटिव डीएनए देखने को मिलेगा, या फिर इसी को टेंडम रिपीट्स भी बोलते हैं। अब टेंडम रिपीट्स का मतलब होता है जैसे कि ATTGC ATTGC ATTGC, ये कंटिन्यू रिपीट होता जा रहा है, लगातार रिपीट हो जा रहा है। एक ही चीज़ लगातार रिपीट होता जाए तो उसी को वो रिपीटेटिव डीएनए या फिर टेंडम रिपीट्स बोलते हैं। अब इसको फिर दो पार्ट में बांट लीजिए, एक होता है शॉर्ट टेंडम रिपीट और एक होता है लॉन्ग टेंडम रिपीट। शॉर्ट टेंडम रिपीट का मतलब होता है जब 60 यानी कि 60 बेस पेयर से अगर ये रिपीट
कम रहे तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट, या फिर इसी को सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। और जब 60 बेस पेयर से जब ज़्यादा रहे तो उसको लॉन्ग टेंडम रिपीट बोलते हैं। अभी जो शॉर्ट टेंडम रिपीट या फिर सैटेलाइट डीएनए है, इसको फिर दो पार्ट में बांटा गया। इसको बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट डीएनए या फिर मिनी सैटेलाइट डीएनए। अब ये जो होता है ना, मिनी सैटेलाइट डीएनए के बारे में देखें तो 11 से 60 बेस पेयर अगर लॉन्ग हो तो उसी को बोलते हैं मिनी सैटेलाइट डीएनए। इसी को बेसिकली हम लोग VNTR बोलते हैं, यानी कि वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। अब यहाँ पे आपको इसका जो साइज मिलता है ना, जो साइज ऑफ VNTR है वो 0.1 to 20 KB है। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है यहाँ पे। डो नॉट कोड फॉर प्रोटीन, ये प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिफरेंट होता है। क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम ये वेरी करता है। जो बेस रेशियो होता है ना, किसी में T ज़्यादा होगा, किसी में G ज़्यादा होगा, किसी में C ज़्यादा होगा। लेंथ ऑफ सेगमेंट अलग अलग होता है, यानी कि रिपीटेशन अलग अलग हो जाएगा। लेंथ का जो रिपीटेशन होगा वो अलग अलग हो जाएगा। जो DNA है ना, ये हमारे बॉडी के किसी पार्ट से निकाला जा सकता है। ये बेसिकली जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, या फिर ब्लड होते हैं, या फिर स्किन होते हैं, बोन होते हैं, फिर स्लाइवा से, स्पर्म से, किसी भी चीज़ से इस DNA फिंगरप्रिंटिंग को करना, इस टेक्निक को कंप्लीट करना पॉसिबल होता है। अब हम लोग समझते हैं टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंट्स। DNA फिंगरप्रिंट्स का टेक्निक क्या है, कैसे DNA फिंगरप्रिंट्स किया जाता है। मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया। अब मर्डर हो गया तो वहाँ पे दो व्यक्ति पे शक गया। अब वहाँ पे देखे तो क्राइम साइट पे एक ब्लड मिल गया। अब उस ब्लड को ले लिया जाता है। अब चूंकि दो आदमी पे शक है तो उसका ही ब्लड ले लिया जाता है। जो क्राइम साइट पे जो ब्लड मिला है, सबसे पहले उसका क्या किया जाता है, वहाँ से DNA निकाला जाता है। अब DNA निकालने का जो प्रोसेस होता है वो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। स्पूलिंग प्रोसेस से DNA निकाला जाता है। फिर उस DNA को निकाल करके फिर उसका टोड़ा टोड़ा किया जाता है, फ्रेगमेंटेशन किया जाता है, यानी कि उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, उससे फिर उसको तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद फिर बेसिकली उसका PCR कर लेते हैं। PCR इसलिए कर लेते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, अगर वो मतलब जांच अगर फेल हो गया तो फिर हम उस DNA को कहाँ से दोबारा, ब्लड का जो सैंपल है वो कहाँ से दोबारा लाएंगे। इसलिए उसका फिर एम्पलीफिकेशन कर लिया जाता है, यानी कि बहुत सारा, एक से बहुत सारा DNA बना लिया जाता है, जिसको PCR बोलते हैं। ये फिर से आपका बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, वहाँ पर हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अब PCR कर लेंगे। अब PCR करने के बाद अब इसका हम ना बेसिकली कंप्यूटर में डाल देंगे। अब कंप्यूटर हमको VNTR उसका बना करके दे देगा। अब VNTR आपको पता है, मैंने जैसे आपको बताया था, VNTR का जो फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स होता है, यानी कि ये भी तो रिपीटेटिव DNA का पार्ट है ना। इस VNTR को वो कंप्यूटर हमको बना के दे देगा। अब इस VNTR का हम कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बनाएंगे, अब ये जो दो सस्पेक्ट हैं, इन दोनों का ही ब्लड लिया गया है। अब इन दोनों के ब्लड को क्या किया जाता है, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा फिर इसका यूज किया जाता है। अब इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, फिर से ही चैप्टर आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में ही इन सारी चीज़ को पढ़ना होगा। अब जो ए सस्पेक्ट है उसका ब्लड लेंगे। अब उसका फिर से स्पूलिंग प्रोसेस से उसका DNA निकाल लेंगे, फिर उसको फ्रेगमेंट्स कर लेंगे, फिर उसका PCR कर लेंगे, फिर फ्यूचर यूज के लिए। फिर बी का भी यही करेंगे, जो बी सस्पेक्ट है उसका यही करेंगे, और इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल देंगे। अब यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, अब देखिए ये जो VNTR जो हमने बनाया है ना, ये जो VNTR है, अब A या B यही दोनों में से अगर कोई मर्डर किया है, इसी का ना ब्लड वहाँ पे होगा, और इसी ब्लड का क्या किया है, कंप्यूटर पे हम लोगों ने VNTR निकाल लिया है। यानी कि ये जो क्राइम साइट पे जो ब्लड मिला है, उसका जो हम लोगों ने DNA बनाया था, और उसका जो हम लोगों ने VNTR बनाया था कंप्यूटर में डाल के, उस VNTR का कॉम्प्लीमेंट्री, और ये जो A या B, इन दोनों का जो हम लोगों ने ब्लड सैंपल लेकर के इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों सेम होगा ना। VNTR में ना पहले से रेडियो एक्टिव लेबल्ड किया जाता है। अब इसको अगर हम एक्सरे डालेंगे ना इस रेडियो एक्टिव पे, तो वहाँ पे डार्क इवेंट देखने को मिलेगा। अब ये जो VNTR का जो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है, इसी कॉम्प्लीमेंट्री को जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डालेंगे, आपस में ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री था, तो ये दोनों जब अटैच होगा, डबल स्टैंड बना लेगा। जैसे ही स्टैंड बनाएगा तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव लेवल था ही, उस पर एक्सरे डालेंगे तो वहाँ पे डार्क इवेंट दिख जाएगा। अगर A पे दिख गया डार्क इवेंट तो समझ जाएंगे A खूनी है, और अगर B पे दिख गया तो समझ में आ जाएगा कि B खूनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पूरा चैप्टर। इसको हम लोगों ने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में कंप्लीट किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन थैंक यू।